दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये है एक शब्द। पूरे वाक्य का एक शब्द में उत्तर देना, जिसको हम इंग्लिश में वन वर्ड भी कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एकल शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का उत्तर देना, सार्थक शब्द में उत्तर देना। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना ना भूलें। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं किन किन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक रीट, JMRC, HSCPA, UPCL, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक और LDC इन एग्जाम के लिए। और इसी के साथ में हम बात करेंगे GR सेकंड ग्रेड जो हिंदी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक करना ना भूले। और अब हम बात करते हैं कि एकल शब्द की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो अपठित गद्यांश से संबंधित सारांश, भावार्थ और मुख्यार्थ और संक्षिप्त के लिए इन शब्दों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। एक वक्ता को, यानी जो एक्सप्लेन कर रहा है उसको, इन शब्दों, जब अपठित गद्यांश होता है उस गद्यांश को सारांश और भावार्थ को संक्षिप्त करने के लिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। साथ में हम बात करते हैं क्योंकि इन्हें हल करने के लिए संक्षिप्तता पर विशेष बल दिया जाता है और संक्षिप्तीकरण करने के लिए हमें पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ बहुत ही आवश्यक है। और बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में जो कुशल वक्ता या लेखक होते हैं उन्हें इन शब्दों का ज्ञान उनके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होता है, कि उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है अगर उन्हें इन शब्दों का ज्ञान है। तो आज हम बात करेंगे इसी पे। हमारे पास टोटल 50 ऐसे क्वेश्चन है जो इस शब्दों पे निर्भर करते हैं इस प्रकार के, और पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो भाव अभिव्यक्ति प्रतिभा का प्रतीक होती है, यानी एक व्यक्ति अपने शब्दों को अगर कम शब्दों में बहुत बड़ी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट, भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास बात कर रहे हैं नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द चुनें। आपको नीचे वाक्य दिए गए हैं, उसके लिए एक शब्द चुनना, एक शब्द के लिए आप एक वाक्य बनाना, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है जिससे किसी तरह की हानि न हो, यानी हम बात कर रहे हैं जिससे हमें कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, उसे एक शब्द में निरापद कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं निरापद की, जिसे हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो, यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य या चिंतन में डूबा होता है उसको हम एक शब्द में तल्लीन कहा जाता है, उसको हम एक शब्द में तल्लीन कहते हैं। और इसी के साथ में हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में इंद्रियों से संबंधित है वह है, यानी जो इंद्रियों से संबंधित है उसको हम इंद्रिय कहते हैं, उसे इंद्रिय कहते हैं। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में मरने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के हेतु उपयुक्त शब्द, यानी हम कह सकते हैं मरने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में कहा जाता है मुमूर्षा, मरने वाले को मुमूर्षा कहा जाता है। और इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें।
और टोटल 50 क्वेश्चन है। बने रहे लास्ट तक। इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए एग्जाम्पल है, पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कम या नपा तुला खर्च करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। और इसी के साथ में हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 किंवदंती। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो किंवदंती के लिए एक शब्द उपयुक्त वाक्य। ये किंवदंती हमारे पास एक शब्द है, इसके लिए पूरा वाक्य क्या हो सकता है? तो जो बात परंपरा से प्रचलित हो, जो बात परंपरा से प्रचलित हो उसे हम किंवदंती कहते हैं। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 7। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता अस्थगित हो, रेखांकित पद का अर्थ बताइए। रेखांकित यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन किया गया पद है और इस अंडरलाइन का अर्थ संदेह रहित। अस्थगित तो संदेह रहित, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं वह एक शब्द में कहलाती है क्षितिज। जहाँ पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं वह क्षितिज कहलाती है। और बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। बात करने वाले क्वेश्चन 9 की, जो धन देता है। जो धन देता है उसको एक शब्द में कहा जाता है धनद। धन देने वाले को एक शब्द में धनद कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में व्याकरण जानता है। जो व्यक्ति व्याकरण जानता है वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 11। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है उसे अगोचर कहा जाता है। यानी जिसको हम इंद्रियों से देख महसूस नहीं कर सकते वो अगोचर होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करने वाले के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन संचय करता है वो अपरिग्रह कहा जाता है। अपरिग्रह जो आवश्यकता से अधिक धन संचय करता है। और चलते हैं इसी के साथ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में दूसरों के दोष ढूंढने वाला क्या कहा जाता है? या हम कह सकते हैं दूसरों की कमियां ढूंढना। ये एक शब्द में कहा जाता है परिछिन्द्रान्वेषी। परिछिन्द्रान्वेषी जो दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में दक्षिणी पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। ये हमारे पास ऊपर नॉर्थ होगी, ये इधर ईस्ट होगी राइट हैंड साइड में, नीचे साउथ होगी और लेफ्ट हैंड साइड में होगी वेस्ट। और ये जो साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच का जो ये कोण, ये कहलाता है आग्नेय कहलाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन 15 में जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंचती है उसे क्या कहा जाता है? जहां पे मन, वाणी और इंद्रियों का पहुंचना मुश्किल है, पहुंच ही नहीं पाती है, वह कहलाती है औडमन सागोचर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो वह परीक्षित कहा जाता है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो वह परीक्षित कहलाता है। और इसी के साथ में आगे हमारे पास
क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17, जो सबके साथ समान व्यवहार करे उसे कहते हैं, जो सबके साथ समान व्यवहार करता है वह समदर्शी कहा जाता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है वह समदर्शी कहलाता है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, जिसके हृदय में ममता नहीं है, यानी ममता नहीं है उसे कहा जाता है, तो ये निर्मम कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है। और बढ़ते हैं आगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पढ़ाया नहीं गया है उसे कहते हैं, जो पढ़ाया नहीं गया है उसे अपठित कहा जाता है, अपठित। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, जो धन को फिजूल खर्च करता है उसे कहते हैं, जो धन को फिजूल करता है वह अपव्ययी कहलाता है। जो धन को फिजूल खर्च करता है वो अपव्ययी कहलाता है, और जो धन को नपा तुला या सीमित खर्च करता है वो मितव्ययी कहलाता है। और चलते हैं इसी के साथ में बढ़ते हैं आज का हमारा क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में थोड़ी देर में नष्ट होने वाले को संक्षिप्त में कहेंगे। जो थोड़ी देर में नष्ट हो सकता है वह क्षण भंगुर कहलाता है। थोड़ी देर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर कहा जाता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी जीवनी को संक्षिप्त में कहेंगे। लेखक ने अपनी जो स्वयं की लिखी हुई जीवनी वह आत्मकथा होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है। और बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में अनावृष्टि से आशय है। अनावृष्टि के लिए एक वाक्य चुनिए। तो अनावृष्टि के लिए बरसात बिल्कुल न होना। जहाँ पर बरसात बिल्कुल भी नहीं होती है उसको अनावृष्टि कहा जाता है, और जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है वो अतिवृष्टि कहलाती है। जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है वो अतिवृष्टि कहलाती है। और इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में जो अपनी गलती स्वीकार करता है, जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वह कायल कहलाता है। गलती को स्वीकार करने वाला कायल। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो वह अरक्षित कहलाता है। जिसकी कोई भी रक्षा नहीं करता है वह अरक्षित कहलाता है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में सेव कहते हैं। सेव भगवान शिव के उपासक को सेव कहा जाता है। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वो सेव कहलाते हैं, और जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो वैष्णव कहा जाते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में आगे की ओर बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27, वाचाल किसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं वाचाल शब्द के लिए पूरा वाक्य। जो बहुत अधिक बोलता है वह वाचाल कहलाता है। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल कहा जाता है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28। क्वेश्चन 28 में जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द। जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होता है वह व्याकरणीय कहलाता है। व्याकरण का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29, शरीर को हानि न करने वाला, यानी जिससे शरीर को हानि करने वाला, जिससे शरीर को हानि होती है वह घातक कहलाता है। जिससे शरीर को हानि होती है वह घातक कहलाता है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 30।
क्वेश्चन 30, नगर में रहने वालों को कहा जाता है, जो व्यक्ति नगर में निवास करते हैं वे नागर कहलाते हैं। जो व्यक्ति नगर में निवास करते हैं नागर कहलाते हैं। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन 31, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द एक है अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन 32, जिसकी मति झट सोचने वाली हो, जिसकी मति झट सोचने वाली हो वह एक शब्द के लिए प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, जिसकी मति प्रत्येक यानी एक क्षण में ही उत्पन्न हो जाती है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 33। क्वेश्चन 33, जिसका मन व ध्यान, जिसका मन व ध्यान दूसरों की तरफ हो के लिए एक शब्द अन्यमनस्य का, जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो वह अन्यमनस्य का कहा जाता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन 34, मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, सही शब्द है मुमुक्षु। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है उसे एक शब्द में मुमुक्षु कहा जाता है। और आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 में उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। उपकार को न मानने वाला ये होता है कृतघ्न, और जो उपकार को मानता है वह कृतज्ञ होता है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 36। 36 में वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, यानी जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली वह अद्युडा कहा जाती है। अद्युडा कहलाती है जिसके पति ने दूसरी शादी की है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन 37, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अध्यतिका कहा जाती है। अधित्यक्या, जो पहाड़ के ऊपर की भूमि समतल भूमि। और चलते हैं बात करते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 38 में अब तक से संबंध रखने वाला अधुनातन, अधुनातन जो अब तक का संबंध है अधुनातन कहलाता है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 39। परंपरा से चली आई कथा, जो परंपरा से चली आई कथा ये अनुश्रुति होती है, और जो जन समुदाय या जनता द्वारा सुनी गई कथा जनश्रुति कहलाती है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन 40, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। ये तटस्थ जो कि युद्ध में स्थिर रहता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन 41, जो सहनशील न हो, जो सहनशील नहीं हो असहिष्णु कहलाता है। जो सहनशील नहीं होता है असहिष्णु कहलाता है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे का हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन सेकंड 42। क्वेश्चन 42 में पवित्र आचरण करने वाला आचारपुत होता है। आचारपुत जो पवित्र आचरण करता है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन 43 में जो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन त्याग कर देता है, जो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन त्याग कर देता है वो आत्मोत्सर्ग कहलाता है। दूसरों के हित के लिए जीवन त्याग करने वाला आत्मोत्सर्ग कहलाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन 44, उत्तर
और पूर्व के बीच की दिशा को कहा जाता है। उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा ईशान होती है। ये हमारे पास उत्तर दिशा है, ये हमारे पास पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। ये पूर्व है, ये उत्तर है। उत्तर और पूर्व के बीच की ये ईशान दिशा या ईशान कोण कहलाता है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन 45, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, जो पर्वत के नीचे की भूमि होती है वो उपत्यका कहती है। उपत्यका जो पर्वत के नीचे की भूमि होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन 46 में इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों को जीतता है उसके लिए एक शब्द, और वो होता है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला एक शब्द के लिए जितेंद्रिय। और चलते हैं, आगे का हमारा आज का क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना के जो प्रेरक होते हैं वो देशभक्त होते हैं। देशभक्त बलिदान की भावना से ओतप्रोत होते हैं। आगे हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन 48 में वह कृति यानी रचना जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण हो, जो कृति गद्य एवं पद्य दोनों से मिश्रित हो वह चंपू कहा जाता है। चंपू कहलाती है जो गद्य और पद का मिश्रण होती है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन 49, जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी किसी का पति विदेश से आया हो तो आगत पतिका कहलाती है। जिसका पति विदेश से लौटा है तो वह आगत पतिका कहलाती है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। क्वेश्चन 50 में दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। जो दूसरों की त्रुटियां या कमियां वो छिंद्रान्वेषी कहलाते हैं, या इसको पर छिंद्रान्वेषी भी कहा जाता है। छिंद्रान्वेषी या पर छिंद्रान्वेषी भी कहा जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।